नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में देखा होगा कि यूपीएससी में बर्बाद किए 5 साल 6 साल। तो इसके पीछे क्या कारण है? और आज स्टूडेंट हैं 6-7 साल बर्बाद कर देते हैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही। तो आप लोगों ने टॉपर के बारे में सुना भी हो, कई लोगों के बारे में जो ऐसा कर देते हैं और उनको 4-5 अटेम्प्ट के बाद सिलेक्शन होता है। तो वो क्या ऐसी गलती कर देते हैं? आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे जो मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे जो यूपीएससी टॉपर हैं या फिर यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनके, कि भाई मेरे 6 साल बर्बाद हो गए, 5 साल बर्बाद हो गए। तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं? उनकी स्ट्रेटजी कहाँ पे मतलब गलत हो जाती है या फिर क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से उनको 4-5-6 साल लग जाते हैं? और कई लोगों को लगने के बाद हो भी जाता है, कई लोगों का होता भी नहीं है। तो क्या इसके पीछे कारण होते हैं और कहाँ वो अपनी स्ट्रेटजी बनाने में क्या गलती कर देते हो? आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये बातें अपनी यूपीएससी की तैयारी की जर्नी में इसमें आपने ध्यान में रख ली तो आप कहीं ना कहीं बेनिफिट में रहोगे और आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा और आप इन गलतियों से बचोगे जो कि इन लोगों ने की होती हैं। जो यूपीएससी टॉपर होते हैं वो कैसे गलती करते हैं, कहाँ पे उनकी जो जर्नी होती है, कहाँ पे वो स्टार्टिंग में या कहाँ पे कैसे अपनी तैयारी के दौरान में वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में कमी कर देते हैं। तो क्या उसके पीछे कारण होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी जो एस्पिरेंट होता है वो सोचता है जब हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है तो भाई यूपीएससी तैयारी करनी है तो अब वो सबसे पहले उसके पास होता क्या है, वो क्या देखे? तो टॉपर के बारे में देखता है, टॉपर वीडियो देखता है। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जो फेलियर वाले जो टॉपर होते हैं, जो कम उनके वीडियो उसके पास आते नहीं है या फिर उस समय उस तरीके से वो देखता नहीं है। सबसे पहले देखेगा टॉपर जिसका रैंक आया, क्योंकि उसी से मोटिवेट होता है। रैंक देखा उसने कि भाई ये कर लेना, ये कर लेना, बहुत सिंपल, 1 साल में हो जाता है। देखो प्रीलिम से इसके बाद मेंस हो जाता है, इंटरव्यू, वो बहुत ही मोटिवेट हो जाता है। लेकिन वो सही तरीके से स्ट्रेटजी को, यूपीएससी के सिलेबस को और हमें क्या प्रिपरेशन में ज़रूरी, हमें अपनी जो भी हमारी स्ट्रेटजी बनाना है उसके बारे में कोई भी जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात वो क्या करता है कि चलो कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी भाई यूपीएससी के लिए, या फिर कई टॉपरों से ये सुन लेता है भाई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी में तो मतलब केवल जो है अपनी सेल्फ जो स्टडी है वही करनी है, हमें किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी गलती कर देते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि भाई खुद ही सिलेबस समझो, खुद ही पीवाई को समझो, खुद ही सब कुछ करोगे और एग्जाम दोगे। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी, देखो कोई यदि कोचिंग भी ज्वाइन कर रखा है, कोचिंग कर रहा है, तब भी वो सेल्फ स्टडी तो करता ही है। यदि कोचिंग जा रहा है, वहाँ पे उसने टॉपिक पढ़ा है, तब भी वो रूम पे आता है, अपने घर पे पढ़ता है, तो वो भी एक सेल्फ स्टडी है। क्योंकि वहाँ पे कोचिंग आने में उसको समझ में उसने टॉपिक समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से क्लियर करता है, उसका रिवीजन करता है, बार पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो भी सेल्फ स्टडी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी की नहीं है, आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है, किसी टीचर से आपको सलाह नहीं लेना है, किसी के बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं पढ़ना, आप केवल बोल रहे हैं मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं गलत होता है। हाँ, उनके लिए खासकर कि जिनको समझ में भी नहीं आ रहा लेकिन फिर भी चूंकि टॉपर ने कहा था कि भाई सेल्फ स्टडी करनी है और वो फिर भी करते जा रहे हैं, तो फिर बहुत कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। क्योंकि भाई कोई टॉपर है, किसी की क्या उसकी मेंटल स्ट्रेंथ है, मतलब उसको किस तरीके से समझ में आता है, उसकी पढ़ने की क्या उसकी मतलब स्टडी रूटीन है, उसको कितना समझ में आता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपको पता है ना कि भाई मुझे क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या मेरे लिए कोचिंग जरूरी है? किसी सर की गाइड मतलब जो गाइडेंस है वो जरूरी है, लेकिन वो तो सुना नहीं क्योंकि टॉपर ने बोल दिया भाई। तो कहीं ना कहीं इसमें स्टार्टिंग गलती कर देते हैं जो तैयारी करने वाले होते हैं कि नहीं टॉपर ने बोल दिया था मुझे मतलब कोचिंग नहीं लेनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। कोचिंग मतलब ठीक है नहीं लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गाइडेंस नहीं लोगे, तब भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस, आपको सिलेबस समझना है, गाइडेंस तो लेनी पड़ेगी ना, किस तरीके से हमें क्या क्या पढ़ना। कई लोगों का तो अक्सर होता है कि 1-2 साल तैयारी करते ही रहते हैं और पता ही चलता कि भाई यूपीएससी का सिलेबस क्या है, हमें क्या स्टडी अपनानी। केवल उन्होंने सुन लिया टॉपर के बारे में कि ओहो भाई से लक्ष्मीकांत पढ़नी है पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री पढ़ता है, अपनी स्पेक्ट्रम पढ़ ली, और भाई मौलाना साहब के नोट्स पढ़ लिए या फिर किसी के नोट्स पढ़ लिए, ठीक है, इकोनॉमिक बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, मैकराल्स की, या फिर इसके अलावा हिस्ट्री वगैरह पढ़ ली, और बस भाई एनवायरनमेंट हो गया, 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लो, अपना यूपीएससी हो जाएगा। कई लोगों को तो सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, सिलेबस के बारे में कभी देते नहीं है, और खास तौर पर इसके अलावा वो प्रीवियस ईयर का एग्जाम भी नहीं देखते किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, केवल पढ़ने पर ध्यान देते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में गलत हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी टॉपर की इस बात पे नहीं आना है। वो जो बातें बोलते हैं ना, वो इस प्रकार से बोलते हैं कि यदि कोई जो एस्पिरेंट है उसको 2-3 साल तैयारी करते हो गए, 1-2 साल तैयारी हो गया, उसकी कोचिंग कर लिए, तो वो बातें उस पर ज़्यादा अप्लाई होती है, क्योंकि अब उसको पूरा आइडिया होगा, सिलेबस के बारे में पता चल गया है, उसने एक आध अटैम्प्ट दे लिए, तो पूरी उसको इन्फॉर्मेशन होता है। अब उस पर जो उसने स्ट्रेटजी बताई है टॉपर ने, वो उसको अच्छी तरीके से सूट करेगी, क्योंकि अब उसको पूरा मोटा अंदाजा हो गया, सब कुछ उसने पढ़ लिया है। अब क्या उसको रिवीजन करना है, अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो वो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद होता है। और लेकिन जो स्टार्टिंग में आ रहा है वही उसको फॉलो करने लगता है, तो कहीं ना कहीं हाँ फॉलो करो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप
किसी के बारे में कोई गाइडेंस नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। टॉपर 2 घंटे में आता है या कुछ भी स्ट्रेटजी बताता है तो केवल आपको उसमें समझ में नहीं आता, उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो और क्या करता रहता है, वो हर चीज़ नहीं बता सकता जो जो भी सेमिनार होता है। तो हमें जब तैयारी करते हो तो खुद ही आपको खुद ना एक्सपीरियंस हो जाता है, आइडिया होने लगता है जब तैयारी करते रहते हो। लेकिन हम उन्हीं बातों केवल ध्यान में रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। जो एस्पिरेंट होते हैं, खासकर नए एस्पिरेंट की टॉपर की, वो तुरंत बातों में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप टॉपर की बात माननी नहीं है, मानो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो बात यदि अप्लाई नहीं हो रही, आपको वो सूट ही नहीं कर रही, फिर भी आप टॉपर की बात मानो, तो कहीं ना कहीं वो तो आपके लिए गलत होगा। क्योंकि वो उसके नज़रिए से टॉपर ही बोलता है भाई कि जो मेरी स्ट्रेटजी, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी आपको भी काम करे, ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब उसके लिए काम करी वो, लेकिन आपके लिए थोड़ा और करेगी। आपको पढ़ने का तरीका भी अलग होगा, रिवीजन करने का तरीका भी हो गया, आप कभी दिन पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, तो हर व्यक्ति का अलग तरीका होता है। आप कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, किन टीचरों से पढ़ रहे हो, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें एडजस्ट होता है या कहीं ना कहीं उससे फर्क पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक तो बात हम समझ ली भाई, टॉपर की बात में जो बोले उसको हर तरीके से समझ ले भाई, यही बिल्कुल रामबाण इलाज है, इसी को हमें बस करना है, इसी पे बने रहना है। ठीक है, आपको कुछ टॉपरों को मिला के स्ट्रेटजी बनानी है, फिर आपको उनमें से क्या कॉमन लग रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, और आपको किस तरीके से इसमें आप कहीं ना कहीं इसमें एडजस्ट हो पा रहे हो, तो आपको उस तरीके से अपने बनाना है अपने अकॉर्डिंगली। हाँ, लेकिन जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है आपको रोज उस पर डेली फॉलो करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप एक दिन पढ़ा उस पर नहीं पढ़ा, तो ये भी होता है। ठीक है, तो आप स्टडी आनी है। अब आते हैं सेल्फ स्टडी के बारे में कि भाई टॉपर ने बोल दिया कि सेल्फ स्टडी करनी है, तो अब सेल्फ स्टडी के हो गया, अच्छा सेल्फ स्टडी करनी है तो खुद ही यूपीएससी का सिलेबस निकाल लिया, मेंस का, प्रीलिम्स का, और खुद ही बैठ के समझ रहा हो। अच्छा, ये मतलब खुद ही समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस लोगे ही नहीं। किसी टॉपर के कैसे उसने सिलेबस समझा है, कि टीचर कोई कैसे समझा रहा है, कुछ नहीं पढ़ोगे, नहीं, खुद ही भाई सेल्फ स्टडी, मतलब सेल्फ स्टडी मैं ही करूँगा, मैं ही देखूंगा कैसे पढ़ना है, मैं ही सब देखूँ भाई। कहीं ना कहीं आप अब जो काम आपको कोई टीचर 2 घंटे में करके दे रहा है उस काम को, तो वो आप उसके लिए 2 दिन 4 दिन लगाओगे और फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो ना। तो ऐसा नहीं करना है भाई सब की, नहीं मैंने सिलेबस उठा लिया तो मैं ही सब कुछ मतलब फॉलो, मैं एक दिन टॉपर बन जाऊंगा, मैं ही सब समझ लूंगा, ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई उस टॉपर ने बोल दिया था कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो खुद ही सब बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। देखो, जब वो बोलते हैं ना सेल्फ स्टडी, कहीं ना कहीं उनने भी कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस ले ली हो, ऐसा नहीं किया उनने कि नहीं, उनने सब बुक्स सब नोट खुद ही बनाया, खुद ही पढ़ लिया, सब कर लिया, ऐसा नहीं होता है। कई सारी चीज़ें उनने अलग से गाइडेंस लेते हैं, टॉपरों से पूछते हैं, टीचर या जो भी हैं, भले उनने कोर्स नहीं लिया, इसका मतलब कोर्स नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्ट में कोई ना कोई जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हेल्प ले ही लेता है किसी ना किसी टीचर में। जब वो एक समय पे आता तब उसको कोई ना कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब उसको पूरा समझ में आ जाता है। तो वो पहले कुछ ना कुछ गाइडेंस, टीचर सिलेबस समझना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट समझना, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए थोड़ा स्पेशल क्लास ले लेना या फिर कोई वीडियो देख लेना। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि अब आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो तब भी वो आपकी सेल्फ स्टडी ही होती है। आप खुद पढ़ रहे हो, टीचर से थोड़ा समझ लिया, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खुद ही बुक्स समझ रहे हो, बुक्स नोट्स बना रहे हो खुद के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी सेल्फ स्टडी है। कोई कोचिंग ज्वाइन करता है तब भी वो सेल्फ स्टडी ही करता है, ऐसा नहीं होता। सेल्फ स्टडी तो हर कोई व्यक्ति करता ही है। ठीक है, केवल ये कहना कि सेल्फ स्टडी मतलब ये होगा कि नहीं मैंने सब कुछ किया था, तो वो नहीं है। सेल्फ स्टडी मतलब कि किसी ने कोचिंग ज्वाइन की तब भी वो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी करता है, और सेल्फ स्टडी मतलब कुछ कोचिंग ज्वाइन नहीं की लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी टॉपर से, टीचर से कहीं ना कहीं सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में गाइडेंस ले रहा है, तो वो भी एक सेल्फ स्टडी है। वहाँ समझ के टीचर समझ लिया, टॉपर समझ लिया, फिर अपने बारे में वो वहाँ पे पढ़ रहा है, खुद ही समझ रहा है, तो वो भी एक सेल्फ स्टडी है। ऐसा नहीं सेल्फ स्टडी मतलब कि नहीं भाई साहब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे तो कुछ ना टीचर से पूछना है ना किसी से पूछना है, मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं ही सब कुछ पढ़ूंगा, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत होता है। ऐसा नहीं, सेल्फ स्टडी ये नहीं होती है। तो ये हमने समझ लिया कि सेल्फ स्टडी के बारे में। अब सबसे बड़ी बात है कि कहाँ गलती कर देते हैं कि जिसकी वजह टाइम लग जाता है। पहला, हमने स्टडी स्टार्ट कर दी भाई, हमने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। सबसे पहली गलती क्या कर देते हैं, स्ट्रेटजी नहीं बनाते। ठीक है, पढ़ा भाई, चलो ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ने, लक्ष्मीकांत उठा के सूंस उठा के पूरा पढ़ने लगे। यही पता नहीं भाई हमें क्या क्या उस चैप्टर में पढ़ने, क्या क्या पढ़ने, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब वो पता कैसे चलेगा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पता चलेगा जब पीवाई को देखोगे। आपने मॉडर्न हिस्ट्री मान लो उठाई, या मान लो पॉलिटी आपने उठाई, लक्ष्मीकांत उठाई राज्य व्यवस्था के लिए, पॉलिटी के लिए, तो आपने उठाई, आप पूरा पढ़ रहे हो, तो वो सही है कि आपने पहले एक बार गो थ्रू हुए भाई अपने प्रीलिम्स के लिए एग्जाम, जो मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर हैं, उसको देखा,
किस सेक्शन से सब्जेक्ट के अंदर से पूछे जा रहे हैं, किस क्षेत्र से पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको अंडरलाइन करोगे ना भाई, अच्छा हाँ इन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब पॉलिटी में ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है आपको, पहले बुक्स को पढ़ना है, पूरा आपको बेसिक क्लियर करना है। जब आपको बार बार जब रिवीजन करना पड़ेगा ना, तो आपको केवल उन टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अच्छा इस चैप्टर से पूछा गया था तो केवल हम उसी को पढ़ना है, वो समझ में भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड होता है और बैकग्राउंड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो एक प्रकार से बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं अन्य टॉपिकों का, तो अपन को वो पढ़ना है। लेकिन जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आपको इसी टॉपिकों के बारे में नोट्स बनाने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बार बार उन्हीं में अंडरलाइन करके उन्हीं को बार बार अपन को रिवीजन करना है। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा। लेकिन यही गलती कर देते हैं भाई साहब, जब लक्ष्य में पढ़ना मैंने पूरी पढ़ना तो भाई उसी को पूरी पढ़ रहे हैं 2-3 महीने तक, भाई कहीं गलत करते थे। हम पीवाई को नहीं देखते। अब चलो मान लो पढ़ भी रहे हो, आपको याद भी हो रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का क्या पूछने का तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, हम पीवाई को देखते नहीं है कि क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, क्या पैटर्न है, टॉपिक की क्या थीम आ रही है उस सब्जेक्ट की, पॉलिटी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। फिर बोलते यार हम प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ ली, चाट ली, लेकिन हमें ये पता नहीं कि स्पेक्ट्रम के कौन से ऐसे सेक्टर हैं, कौन से सेक्शन हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कहाँ से पूछे जाते हैं। हमें उन सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी तुम्हारे एग्जाम कहीं ना कहीं क्लियर होगा, तभी तो हम पीवाईक्यू देखोगे। तो हमें पीवाईक्यू को देखकर, उनको समझकर, उनके हिसाब से हमें स्ट्रेटजी बनानी है, नोट्स बनाने, तब जाके हमें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी और हमारे एग्जाम जो है अच्छा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको मेंस में करना है। आपको मेंस का सिलेबस देखा, आपने पीवाईक्यू देखे, तो आपको उसी तरीके से आपके हर सिलेबस के हर टॉपिक पर आपको नोट्स होने चाहिए, तभी जाके आपकी तैयारी को इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से जो टॉपर हैं, जो बोलते हैं ठोकर खा खा के वो सीख जाते हैं कि नहीं यार तो गलत कर रहा था या नहीं हो रहा, अब वो जाके सीख मिलते हैं। और स्टार्टिंग में कहीं ना किसी गलती होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति से को होता है। कोई एक बार में समझ जाता है भाई, उसको अच्छे टॉपर की गाइडेंस मिल गई, या उसने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। अब कोचिंग नहीं भी ज्वाइन की थी तो कहीं ना कहीं टीचर से गाइडेंस मिल गई, यूट्यूब से गाइडेंस, मतलब उसने थोड़ा पढ़ लिया, स्ट्रेटजी बना ली, टॉपर के बारे में पढ़ लिया, और कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेटजी उस पर सूट कर रही है, मतलब उसको काम कर रही है, तो वो उस पर अप्लाई करता है कि भाई हाँ मुझे ये बुक्स पढ़नी है, ये बुक्स पढ़नी है, इसी पर अप्लाई करना है, मुझे बार बार इनको पढ़ना है, इन टॉपिकों को पढ़ना है, मुझे पीवाई को देख लिया, मुझे पीवाई को समझ में आ गए हैं, और मुझे इस तरीके तैयारी करनी है, इस तरीके नोट्स बनाने हैं, और बार बार मुझे टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपनी जर्नी का। जो आपने चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज जो प्रीलिम्स की, आपने एक बार पढ़ लिया सब्जेक्ट को, तो बार बार आप टेस्ट दो, एमसीक्यू लगाओ, ऑनलाइन लगाओ। जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपके मान लो सब्जेक्ट सब क्लियर, सब कंप्लीट हो गया, आपके मतलब आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है कंप्लीट हो गया है, मुख्य सब्जेक्ट है, बेसिक सब क्लियर हो गया है, तो आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करो। किसी भी कोचिंग की, चाहे विजन की, किसी भी कोचिंग की, आप टेस्ट सीरीज लाओ खरीद के और घर सॉल्व करो भाई उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट उसका आप एक बार नंबर कितने आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 30 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जितना बना ठीक है, आप उस क्वेश्चन का जो लास्ट का सॉल्यूशन है, बच्चे ही गलती कर देते हैं भाई, टेस्ट सीरीज लगा ली, क्वेश्चन हटाओ, देखते नहीं है कि हाँ कितने नंबर आए मेरे, नहीं करते। आपको बाकायदा कितने नंबर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसको देखना है, चेक करना है हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किस गलती कर रहे हैं, और बाकायदा आपको उस टेस्ट सीरीज का पूरा ही सॉल्यूशन है वो पढ़ना है। हाँ पीछे दिया रहता है, आप बढ़िया उसको इस तरीके से पढ़ो। और यूपीएससी करता क्या है, पीवाईक्यू में ऐसे ही करना है आपको कि जो क्वेश्चन रहता है ना, जो पीवाई को पूछा गया वो डायरेक्ट वो नहीं पूछेगा, उस क्वेश्चन में और भी ऑप्शन रहेंगे, तो उस ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन लाइक हट मतलब बना के पूछ देता है। जैसे पॉलिटी में क्वेश्चन आपको हर बार 2-3 बार क्वेश्चन मैंने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार के बारे में बार बार पूछा गया 2-3 साल से, चाहे 2019 में 18 पूछा गया था, फिर 20 21 22 में ऐसा पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन लगातार उसका पूछने का तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन उसका कहीं ना कहीं वो रहेगा। इसी प्रकार से करता है, कई बार ऑब्जेक्ट में अलग अलग ऑब्जेक्ट रहते हैं, किसी साल पूछा गया तो उस दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ बता देगा। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं एक अपनी स्ट्रेटजी है, उसको इसमें ध्यान रखना है कि भाई मुझे इस स्ट्रेटजी तरीके में काम करना है, इसके तहत काम करना है, तभी हमारे कहीं ना कहीं सक्सेस जो है वो आपको पास आएगी। आप सोचो कि नहीं भाई मुझे क्या पढ़ना ही है बस, कुछ नहीं करना है, आप पढ़ के क्या आपका आउटकम निकल रहा है कि आपको उसका भी तो आपको थोड़ा चेक करना होगा ना कि भाई मैंने जो इतना पढ़ा है क्या उतना मैं टाइम दिया। मान लो कि इस सब्जेक्ट में मैंने एक महीने पढ़ा या 15 दिन पढ़े, तो क्या उस सब्जेक्ट से मेरे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं या टेस्ट सीरीज सॉल्व हो रही हैं, वैसे सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। आप पढ़ ही रहे हो, इंडियन सोसाइटी पढ़ना है, आपको पता चल रहा है आपने इंडियन सोसाइटी के लिए बढ़िया बुक्स ले आए हो GS 1 के लिए, पता चल रहा है आप पीवाई को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। अपन को जो सिलेबस में दिया गया है, टॉपिक दिए गए हैं, आप उसी टॉपिक पे आपको बाकायदा करना भाई कि इसी टॉपिक पर पढ़ना है, और इस टॉपिक से कौन कौन से पीवाई पूछे गए प्रीवियस ईयर में, मुझे वो करने हैं।
और बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके पीवाईक्यू के अकॉर्डिंगली अलग डायमेंशन में हमको नोट्स बनाने हैं और बार बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, प्रैक्टिस करनी है और बाकायदा अपना एग्जाम देना है। तो इस तरीके से आप सोचो नहीं मुझे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, हम टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे पूरा यूपीएससी अच्छे तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम पूरा कंप्लीट होगा। तो वो कहीं ना कहीं गलती कर दे। बहुत सूरमा ऐसे यहाँ पे आए हैं, ऐसा नहीं होता। खुद सोचो ना यार कि जो टॉपर होता है AIR-1 उसके भी 55-54% नंबर आते हैं, बताओ, समझ रहे हो। 2025 का पूर्णांक है पूरा मैक्सिमम, उसमें 1025-50 मैक्सिमम 1100 नंबर तक पहुंच पाता है टॉपर, ये सोचो। और बाकी तो और टॉपर की बात कर रहा हूँ केवल रैंक 1 की, उसमें तो थोड़ा गैप हो जाता है, रैंक 1 रैंक 2 में कहीं 25 नंबर का, 30 नंबर का। उसके बाद देखो एक नंबर के लिए लड़ते, एक नंबर पर 10-10, 11-11, 20-20 रैंक होती हैं, समझ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत मतलब वो होता कि 900 नंबर तक, 800 नंबर सिलेक्शन होते हैं भाई। मतलब आप समझो 2000 में से 800 नंबर आ रहे हैं, उसका भी सिलेक्शन हो रहा है, मतलब कितना 1200 नंबर कम ही आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई ऐसा नहीं होता कि आप पूरे क्वेश्चन आप बन जाएंगे, पूरे क्वेश्चन करके आओगे तब भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। आप कितनी परफेक्ट लिख के आओ, एक वो उनकी चेक करने की या रन वो जो मार्क्स होते हैं काटने का तरीका होता है, उसी तरीके से मार्किंग होती है। ऐसा नहीं होता कुछ भी बहुत सारे आपको मार्क दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो आप लोग तैयारी इस तरीके से आपको जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको बनाना है, कहीं भी आपको लूफुल नहीं करना, गलत नहीं बनाना है, ताकि आपको बहुत टाइम लगे। और जो बोलते हैं ना कि 5 अटेम्प्ट लग गए, 6 अटेम्प्ट लग गए, इतने साल हो गए, तो उनका यही होता है। या कई बार क्या होता है कि भाई तैयारी कर ली उसने अच्छी तरीके से, मान लो प्रीलिम्स के बेसिक सब पढ़ लिया और मतलब प्रीलिम्स आपका निकल गया, और फिर बाद में होता क्या है कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, आप क्या करें, क्योंकि मेंस के लिए ना तो नोट्स बनाए, ना मेंस के लिए उस हिसाब तैयारी की, ना आंसर राइटिंग की, ना मेंस के कभी मेंस के सिलेबस को देखा हाथ लगा के यार ये कौन सिलेबस, GS1 का, GS2 का, GS3 का। और यहाँ तक कि अपना ऑप्शनल ही सिलेक्ट नहीं कर पाए, मतलब केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे थे, ऑप्शनल का भी पढ़ा ही नहीं, तो भाई कैसे होगा। अब जब तुम चलो ठीक है, फिर तो ये मन में रहेगा चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, मेंस दे ही देंगे, तो आपने 3 महीने मेंस से फिर बर्बाद किए, क्योंकि मेंस होना नहीं है। जब मेंस नहीं हुआ तो फिर आपका वो टाइम बेकार गया, और फिर आप क्या करते हो, चलो यार मेंस हुआ नहीं, चलो फिर से अब प्रीलिम्स आएगा, तो फिर आप सब प्रीलिम्स की तैयारी करने लगते हो। फिर वो आपका जो साइकिल होता है ना, वो कहीं ना कहीं जो वो होता है एग्ज़ाम का, फिर वो 1 साल का फिर से रोटेट होता रहता है, और कहीं ना कहीं फंस जाते हो उसमें, क्योंकि आपको वो सही तरीके से बना ही नहीं पाते स्ट्रेटजी, ठीक है। इसलिए आपको प्रीलिम से पहले, आप कम से कम 5-6 महीने पहले आपका पूरे, मान लो प्रीलिम से मई जून में होता है, तो आपका भाई साहब ऑप्शनल GS पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए दिसंबर तक। उसके बाद वो 4-5 महीने इसमें आपको दबा कर प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, और लगातार आपको मतलब टेस्ट सीरीज लगानी है। थोड़ा मतलब जनवरी फरवरी तक भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है GS का, लेकिन आपका बेसिक पहले क्लियर सब हो चुका हो, ऑप्शनल कंप्लीट हो चुका हो, मेंस GS कंप्लीट हो चुका हो, और आपका प्रीलिम्स भी कहीं ना कहीं पूरा बेसिक है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए हो। उस समय में आपको जनवरी फरवरी के बाद में लगातार आपको CSET के लिए और आपको जो भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है GS1 की, वो लगातार पढ़नी है, रिवीजन करना है, बस वही करनी है। CSET लगातार मतलब टेस्ट सीरीज, CSET के टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, और GS1 के टॉपिक लगातार आपको पढ़ने हैं, रिवीजन करना है, और लगातार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। आपको टेस्ट देने, लगातार मॉक टेस्ट देने बहुत सारे, और फिर आपको मई जून में आपका एग्जाम होता है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होगा। आप सोचते हैं बच्चे क्या करते हैं, नहीं भाई साहब CSET तैयारी करेंगे हम, जब प्रीलिम्स आएगा ना जून में, तभी तैयारी करते हैं भाई 1 महीने पहले। और होता क्या है, जैसा कि आपको देखा है अभी तक हुआ था। लेकिन हाँ, कहीं गलती तो UPSC की उसमें रही होगी कि भाई इतने बच्चे परेशान हुए कि भाई इतना कठिन पेपर दिया जाए, जो कि 10वीं लेवल तक का पूछेंगे, लेकिन पूछ दिया कैट का, IIT लेवल का, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा बहुत गलत होता है। लेकिन चूंकि वो क्वालिफाई है, तो UPSC और टफ बनाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं अगले सालों में देखा जाएगा थोड़ा बहुत क्या साथ कम करे, वो अपने ऊपर रहेगा। लेकिन आपको तैयारी करनी उसी प्रकार से, जैसा कि एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, अभी सिलेबस चल रहा है, तो उसको उस तरीके ध्यान में आपको रखना है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि भाई किस तरीके से स्ट्रेटजी में गलत होने की वजह से आप कई लोगों के अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं कई हद तक। तो आपको वो स्टडी कहीं ना कहीं, आपको जब तैयारी कर रहे हो थोड़ा टाइम ले लो, 1 महीने 2 महीने अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बना, भाई मुझे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आप पूरा अपना जो भी कंटेंट है उसको इकट्ठा कर लो, बुक्स इकट्ठा कर लो, जो भी आपको पढ़ना है, और उसके बाद अपने एक करके आप पढ़ते जाओ, ठीक है। क्योंकि आप जब एक बार ठान लिया, तो फिर उस टाइम पे आपको हटना नहीं है, वहीं पे आपको लगे रहना है बस। और क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कहाँ पे पढ़ना, आपको उस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है। और बीच बीच में आपको स्टडी अपनी चेंज भी करते रहना है। कहीं भी आपका टारगेट फुल नहीं हुआ, तो आपको अचीव करने के थोड़ा चेंज भी करना है। ऐसा नहीं कि नहीं अब तो भाई साहब अचीव हुआ ही नहीं, अब तो खत्म, ये वो नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी एक बार बना ली तो वही हमेशा पूरी साल फॉलो कर लेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कहीं गलती हो ही जाती है, तो आपको फ्लेक्सिबल बनाना है स्ट्रेटजी। आपको इसलिए बनाना कि भाई अरे यार बहुत ही रिजेक्ट हो गए, अब तो खत्म होंगे, तो ये तो हटा देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब तो बना ही नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं करना भाई साहब।
कहीं भी चेंज आने की आवश्यकता है तो चेंज करो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। बाकी हम लोग मिलते किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ यूपीएससी से रिलेटेड ही स्ट्रेटजी नोट्स और तरीके से क्या क्या हम हेल्प कर सकते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट की। जैसा कि मैंने जितना मैंने जाना है सीखा है और इतना मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में, यूपीएससी के बारे में किस तैयारी करनी है, कंप्लीट करनी है, इस हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, इंटरनेशनल के बारे में, एथिक्स के बारे में, ऑप्शनल के बारे में, चाहे हिंदी लिटरेचर हो। इसके अलावा हम बात करेंगे साइंटेक के बारे में, इकोलॉजी के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, हम सब सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, टेस्ट सीरीज के बारे में, किस तरीके टेस्ट को सॉल्व करें, वो सारे स्ट्रेटजी वाली वीडियो हम लोग बनाएंगे किसी न कहीं नए वीडियो। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, अच्छी तरीके स्ट्रेटजी बनाते रहिएगा और अपनी स्ट्रेटजी भी फॉलो करिएगा। आप लोग पढ़ते रहिएगा, टेस्ट दो लगातार और कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, यूपीएससी तैयारी लगातार करते रहो दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।